हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें सिर्फ 48 क्वेश्चन ही हमने सोल्व किए थे, लेकिन बाकी के आज हम करेंगे। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा वाद अव्यस्क की संविदा से संबंधित है? तो कौन सा वाद है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। तो ये है डी, मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष। ये इससे अव्यस्क संविदा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, कै कैसे मीन क्षेत्र पट्टा कर लेता है? जो वास्तव में कै का ही था, किंतु दोनों पक्षकारों को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। तो करार कैसा है? तो करार तो शून्य भी नहीं है, शून्य करने भी नहीं है, मान्य भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं है जो सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 51, एक अव्यस्क का अनुबंध पूर्ण रूप से शून्य है, यह कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह कथन सत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 52, जड़ व्यक्ति का अनुबंध है क्या? शून्य है, मान्य है, शून्य करनी है, इनमें से कोई नहीं है। तो शून्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 53, भारतीय संविदा अधिनियम लागू होने की दिनांक है क्या? दिनांक है तो दिनांक है ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 सितंबर 1872। क्वेश्चन नंबर 54 आता है, संविदा भंग के परिणाम के बारे में नियम लिखे गए हैं। तो कौन सी धारा में नियम लिखे गए हैं और कौन से पार्ट में लिखे गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सेक्शन 73 से 75 तक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। क्या किसी विधिक कर्तव्य का पालन कभी किसी वचन के लिए प्रतिफल हो सकता है? तो क्या क्या लगता है आपको? केवल कुछ दशाओं में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविदा अधिनियम की धाराओं की संख्या है, कितनी धाराएं हैं इसमें भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? तो इसमें धाराएं हैं 238। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पर हम आ गए हैं। निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि पर पुस्तक नहीं लिखी थी? तो किसने नहीं लिखी है? विनफील्ड ने भी लिखी है, स्टॉर्क ने भी लिखी है और पाम ने भी लिखी है। फेनविक ने नहीं लिखी है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही है, फेनविक। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा हस्तक्षेप का वैध आधार नहीं है? तो कौन सा नहीं? आत्मरक्षा भी है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन भी है, घरेलू मामलों का कुप्रबंध भी है। तो इसका मानवता, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला देखते हैं 59, असत्य कथन इंगित कीजिए। तो इसमें असत्य कथन बताना है। विधिक मान्यता स्थायी होती है, तथ्यक मान्यता अस्थायी होती है, विप्लव की मान्यता गृह युद्ध के दौरान दी जा सकती है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो असत्य कथन इसमें है कि विधिक मान्यता अस्थायी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि विधिक मान्यता स्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 60, कैरोलिन केस किससे संबंधित है? तो कैरोलिन केस ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कैरोलिन केस प्रत्यार्पण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, संयुक्त राष्ट्र चार्टर आत्मरक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है, कौन से अनुच्छेद में करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 51 में करता है। इंद्री मुनीर संबंधित है, कौन? ये बात किससे संबंधित है? राजनीतिक अभिकर्ताओं से, मानवाधिकार से, पर्यावरण से, प्रत्यार्पण से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रत्यार्पण से ही संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, असत्य कथन इंगित कीजिए। राज्य आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? आवश्यकता की दशा में, सशस्त्र आक्रमण के विरुद्ध, आत्मसंरक्षण हेतु और कार्यवाही की सूचना सुरक्षा परिषद को देने के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, कार्यवाही की सूचना सुरक्षा परिषद को देने के साथ ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई क्या है? तो चौड़ाई है 12 नॉटिकल माइल। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? कौन करता है आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र चार्टर संघ की न्यायशीलता परिषद के बारे में प्रावधान है, कौन से चार्टर के कौन से अध्याय में है? तो चार्टर के ऑप्शन नंबर डी सही है, चार्टर के अध्याय नंबर उसमें 13 में। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, स्टेनले बनाम पावेल का मामला, यहाँ से ये टॉट का क्वेश्चन है। स्टेनले बनाम पावेल का मामला किस प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो ये कौन से संबंधित है? ये है असंभावी दुर्घटना से। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, अकृत्य विधि में के प्रतिरक्षा संबंध में डेविस बनाम मान का अग्रगण्य है। डेविस बनाम मान का कौन से किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा, योगदायी उपेक्षा से। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य में प्रतिरक्षा नहीं है? तो इसमें कौन सा है? कानूनी प्राधिकार, अव्यस्कता, भूल और, क्योंकि ये तीन तो हैं ऑप्शन, तो ये
सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, भूल है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें है निम्नलिखित में से किस वाद में सीमा से बाहर निकलने के तत्व पर विचार किया गया था। तो कौन सा वाद है? बहुत ही फेमस वाद है, उम्मीद है आप लोगों को भी पता ही होगा कौन सा है। चलिए देखते हैं। यह है रीड बनाम लोरेंस एंड कंपनी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 71 है पूर्ण दायित्व के तात्पर्य है। पूर्ण दायित्व का क्या तात्पर्य है? इसका कोई अपवाद नहीं होता, अपवाद इसमें नहीं ला सकते हम, ये इसका यही पूर्ण दायित्व का तात्पर्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 भोपाल गैस लीक बाद में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो ओलियम भी नहीं हुई थी, हाइड्रोजन भी नहीं हुई थी, नाइट्रोजन भी नहीं हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित वाद प्रदूषणकर्ता क्षतिपूर्ति है सिद्धांत पर आधारित है। ये कौन से वाद पर आधारित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 74 दृष्टांतिक क्षतिपूर्ति की गई थी। तो जिसमें दृष्टांतिक क्षतिपूर्ति दी गई थी वो कौन सा वाद था? वो था ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एससी बनाम वाइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 अब प्रत्यय के अंतर्गत एक तीसरे पक्ष का कार्य है। तो इसमें है सामान्य अपवाद है, हमले में प्रतिवाद है, मानहानि में प्रतिवाद है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, कठोर दायित्व में प्रतिवाद है, तीसरे व्यक्ति पक्ष का कार्य। अब है क्वेश्चन नंबर 76 संयुक्त अप्रत्यात्मक दायित्व का अर्थ है। तो क्या इसका अर्थ है अप्रत्यात्मक दायित्व? जो संयुक्त होकर करते हैं, इसमें संयुक्त में पृथक दायित्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 77 देखते हैं। तो 77 क्वेश्चन है प्रोफेसर एवी डाइसी की विधि के शासन की अवधारणा का अर्थ क्या है? मनमानी कर सकने की शक्ति का अभाव, विधि के समक्ष समानता, संविधान देश की साधन विधि का परिणाम है, उपयुक्त तीनों अवधारणाएं। तो इसका आंसर नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, उपयुक्त तीनों अवधारणाएं। चलिए 78 क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रत्यायोजित विधान के संबंध में हेनरी अष्टम खंड का अर्थ है कि कार्यपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अधिनियम की धाराओं में स्वयं परिवर्तन कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हेनरी अष्टम खंड का अर्थ यह है कि यह शक्ति प्राप्त है कार्यपालिका को कि वह अधिनियम की धाराओं में परिवर्तन खुद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 79 है लॉर्ड हेवर्ट ने अपनी पुस्तक दी न्यू डिपोजिट में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रत्यायोजित विधान के विकास के संदर्भ में तटस्थता प्रदर्शित की। क्वेश्चन नंबर 80 शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। किसे माना जाता है? मॉन्टेस्क्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 81 है परमादेश जारी करने के लिए निम्न में कौन सा सर्वाधिक विधिमान्य कारण है? तो परमादेश कब जारी करी जाती है? प्रथम, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड के ऊपर से ही दिखने वाली गलती पर परमादेश जारी की जाती है। रिज बनाम बोल्डविन का वाद संबंधित है। तो किससे संबंधित है रिज बनाम बोल्डविन का वाद? राज्य के दायित्व से। क्वेश्चन नंबर 83 है ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव की संकल्पना सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? तो इसका तो बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, ये अधिकतर लोगों को पता ही होगा, अधिकतर स्टूडेंट को। तो फ्रांस में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 उच्चतम न्यायालय के कौन से निर्णय से अर्धन्यायिक और प्रशासनिक क्रिया के बीच क्वेश्चन नंबर 84 है उच्चतम न्यायालय के कौन से निर्णय से अर्धन्यायिक और प्रशासनिक क्रिया के बीच प्रभेद धुंधला हो गया? तो कौन सा है वो? तो ये एक ही नहीं है, ये एक व्यापक बनाम भारत संघ, आंध्र प्रदेश स्टेट बनाम असम के परशुराम, जी पटेल बनाम गुलाम अब्बास। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 अभिलेख के आमुख से ही प्रकट विधि संबंधी दोष का आधार संबंधित है। तो ये जो अभिलेख के आमुख से ही जो प्रकट हो जाता है कि विधि संबंधी दोष है, तो वो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रतिषेध से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 विधि के शासन का अर्थ है। तो विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि के शासन का अर्थ है मनमानेपन का अपवर्जन, कोई मनमानी नहीं, अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 मुस्लिम विधि के स्रोत की हैसियत से आधुनिक विधान अध्यारोही कर सकता है। तो किसको कर सकता है? स्थापित न्यायिक निर्णय को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हिंदू विधि अधिनियम के वर्ग की न्यूनतम आयु क्या है?
तो ऑप्शन नंबर बी सही है 21। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदू शब्द संदर्भ रखता है तो क्या रखता है? मजहब, धर्म, जीवन का तरीका। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की मांग कौन कर सकता है? तो इसमें विवाह विच्छेद की मांग ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्नी कर सकती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 91, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक विधिक विवाह के आवश्यक तत्वों में सम्मिलित नहीं है तो क्या सम्मिलित नहीं है? मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रस्ताव स्वीकृति भी होती है, मस्तिष्क की स्वच्छता भी है, वर्जित रक्त नातेदारी भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, वयस्कता की उम्र। क्वेश्चन नंबर 92 है, हिंदू विवाह अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह के पूर्व गर्भधारण करना क्या का आधार है? ये ऑप्शन नंबर सी है, विवाह विच्छेद का आधार है, ये विवाह विच्छेद का आधार। क्वेश्चन नंबर 93, एक हिंदू विवाहित धर्म द्वारा परिवर्तन करने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा विवाहित विवाह विच्छेद का दावा कर सकता है। यदि कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो जो दूसरा पक्षकार है वो उसका विवाह विच्छेद का दावा कर सकता है वो उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक हिंदू जो उत्तर प्रदेश से बंगाल में प्रवास करता है तो वह किससे शासित होगा? क्योंकि बंगाल में तो दाय भाग जो है वो चलता है ना, तो दाय भाग स्कूल से वो। क्वेश्चन नंबर 95, धात्रेय पालन फॉस्टरेज के आधार पर मुस्लिम विवाह क्या होता है? मुस्लिम विवाह शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि के सभी पहलू किस सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, कंपनी के पृथक व्यक्तित्व के सिद्धांत को सर्वप्रथम यहाँ एक मान्यता प्रदान की गई थी तो किसने की गई थी? मान्यता प्रदान कंपनी के पृथक व्यक्तित्व को मान्यता प्रदान कौन से केस में की गई थी? तो वो है उपरोक्त दोनों में, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, सोलोमन बनाम सलोमन का वाद निर्णीत हुआ तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा ये निर्णीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं है, कंपनी को नागरिकता प्राप्त है, कुछ नहीं, सीमित नागरिकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, कंपनी को नागरिकता प्राप्त है। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर ए भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो बी ही लग रहा है, इस वजह से मैंने बी पे टिक किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, कंपनी का अस्तित्व चिरस्थायी होता है, परिवर्तनशील, अंतर्निहित या एकल? तो परिवर्तनशील होता है। चलिए ये पार्ट 2 भी आज ख़त्म हो गया है। कल से हम 2016 का क्वेश्चन पेपर हम लेके आएंगे PY क्विज, उसको सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।